कोरोना से मौत पर जेएमएम और कांग्रेस ने यू टर्न लिया है। विधानसभा में बीजेपी विधायक अमर बाउरी के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य विभाग ने जवाब दिया कि राज्य में किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। सवाल है कि फिर इसी मुद्दे पर कांग्रेस केंद्र सरकार को क्यों घेरती है। राजनीति में जगह, समय और मौका देखकर पार्टियों के स्टैंड और नेताओं के बयान बदलते रहते हैं। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अब तक कांग्रेस पार्टी कोरोना से हुई मौतों को लेकर केंद्र सरकार को घेरती रही है, लेकिन जब झारखंड की कांग्रेस सरकार से यही सवाल हुआ तो उस सरकार का जवाब पूरी तरह बदल गया, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है और जिसके स्वास्थ्य मंत्री भी कांग्रेसी हैं। दरअसल झारखंड विधानसभा में बीजेपी विधायक अमर बाउरी ने अल्पसूचित प्रश्न के जरिए ये पूछा था कि क्या ये सही है कि मृत व्यक्तियों में सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। ये दर्शाया गया है। इस सवाल पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जवाब देते हुए कहा गया है कि वस्तुतः ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति की मौत प्रतिवेदित नहीं है। आईसीएमआर को गाइडलाइन बनाना चाहिए था कि जितने लोग मरेंगे कोविड में उनको पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम से ही ना उनका पता चलेगा कि उनकी वास्तविक मौत कैसे हुई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये जवाब कांग्रेस का दोहरा चरित्र दर्शाता है। अब तो जिसके साथ गठबंधन में ये सरकार चला रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी देश भर में घूम घूम करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को गालियां दे रही है, अब वो कांग्रेस पार्टी के ही जुड़े हुए इस सरकार के मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी हैं। अब झारखंड के लोगों की संवेदना को, भावनाओं को किस प्रकार से आहत किए हैं, ये समय आने पर उसका माकूल जवाब झारखंड की जनता देगी। बीजेपी का सवाल, सरकार का सदन में जवाब और सदन के बाहर स्वास्थ्य मंत्री की सफाई सुन ली आपने। अब सवाल ये है कि जब ऑक्सीजन की कमी से किसी के मौत की पुष्टि हुई ही नहीं है तो फिर इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार को क्यों घेरती रही। न्यूज 18 के लिए रांची से अविनाश की रिपोर्ट। विधानसभा में नमाज कक्ष को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन के अंदर फिर एक बार जोरदार हंगामा देखने को मिला। सदन के अंदर बीजेपी के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष के बीच काफी देर तक नोक-झोंक चलती रही। घड़ी में दिन की 11:11 होते ही सदन में मार्शल की आवाज गूंजती है, अध्यक्ष महोदय, और इस आवाज के बाद आसन पर विधानसभा अध्यक्ष का आगमन होता है। सामने से बीजेपी के विधायक नारा लगाते हैं, अध्यक्ष महोदय को जय श्री राम। बस यहीं से शुरू होती है मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही और शुरू होता है हंगामा। नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी विधायकों के इस स्वागत का जवाब किस अंदाज में दिया, जरा ये भी सुनिए और समझ लीजिए। करने दीजिए, लोग करने दीजिए, चलिए। और कुछ बोलना है? जय काली बोलना है, जय लक्ष्मी बोलना है, और कोई देवता का नाम लेना है? हम लोगों का और कोई देवता का नाम लेना है आपको? कह लीजिए। सब देवता हमारे यहाँ अध्यक्ष, सब देवता आपको छूट दिया। कितना देवता का नाम जानते हैं आप? ले लीजिए, ले लीजिए। आसन को दिक्कत हो रहा है क्या अध्यक्ष महोदय? देवता के नाम से एकदम आसन को दिक्कत हो रहा है, आसन का दिक्कत हो रहा है। मजाक कर रहे हैं क्या? क्या क्या अध्यक्ष महोदय? आसन कौन परिपाटी है? कौन परिपाटी है? आपका हम मजाक का पत्र है। आसन आसन आपका मजाक का पत्र है। मजाक का पत्र है आसन, मजाक का पत्र है आसन। बढ़िया, मर्यादा से रहिए, मर्यादा से रहिए। विधानसभा अध्यक्ष की नाराजगी का अंदाजा उनके तेवर और उनकी तल्खियों से समझा जा सकता है। आसन के प्रति मजाक से अध्यक्ष आहत है। सोमवार को जो सदन में हुआ था उसका भी उल्लेख कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप व्यक्तिगत मजाक कर सकते हैं पर आसन को मजाक का पात्र नहीं बनाएं। आसन को फुटपाथ नहीं है, आसन को फुटपाथ मत बनाइए, ये आस्था का चीज है। आसन का उम्र भी आपसे ज्यादा है और मजाक मत बनाइए। ठीक है, आप विरोध करिए, विरोध में हमको कोई एतराज नहीं। आप विरोध करिए, विरोध में हमको कोई एतराज नहीं, लेकिन अध्यक्ष महोदय जय श्री राम।
आप उल्टा बात मत बोलिए भानु जी, आप ऐसा मत बोलिए। स्पीकर की कुर्सी विधानसभा के अंदर सर्वोच्च होती है, लेकिन हम सब विधायक हैं अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के भी दिल है, हम लोगों की भी भावनाएं हैं। जब हम लोग देखते हैं कि हमारा अभिभावक एक आंख में कालिक और एक आंख में सुरमा लगाता है अध्यक्ष महोदय, तो हम लोग को भी तकलीफ होता है ना। जब माननीय अध्यक्ष खड़े हो जाते हैं तो निश्चित रूप से माननीय सदस्यों को बैठ जाना चाहिए। इसके बाद विरोध प्रकट करना हो तो करते रहे। सीपी सिंह साहब बहुत स्पीकर भी हैं, स्पीकर भी रह चुके हैं। इसके बाद भी ये चीज नहीं समझ में आ रहा है इन लोगों को कि जब आसन में खड़े हो जाते हैं स्पीकर तब बैठ जाना चाहिए। इसके बाद विरोध अगर करना हो तो इनको विरोध करे, विरोध कंटिन्यू करे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये फुटपाथ नहीं, ये सदन है और आसन को मजाक का पात्र नहीं बनाया जाए। सदन में ऐसे कई बार हुआ जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने सामने आ गए। सदन में एक तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे थे तो दूसरी तरफ जय झारखंड, जय सरना के नारे लग रहे थे। किसी तरह इस शोर शराबे के बीच कुछ विधायकों के सवाल सदन के पटल पर आ सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन भी बेहद हंगामेदार रहा। नमाज कक्ष के मुद्दे पर बीजेपी विधायकों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध जाहिर किया। सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने पूरी रणनीति बना रखी है। अब तो यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। आपका हम मजाक का पत्र है। सोमवार को झाल मजीरे के साथ भजन कीर्तन, हरे रामा हरे कृष्णा और मंगलवार को विधानसभा परिसर में हनुमान चालीसा। ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि नमाज कक्ष के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन जय श्री राम का पट्टा गले में बांधकर बीजेपी विधायक पहुंचे और विधानसभा को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए सभी बीजेपी के विधायकों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इधर देवघर से बीजेपी विधायक नारायण दास तो बाबा भोले का रूप धारण कर विधानसभा में पहुंच गए। हाथ में डमरू, गले में बेलपत्र की माला और माथे पर त्रिपुंड लगाए विधानसभा के बाहर नारायण दास ने झूम झूम कर विरोध जताया। लगातार तीसरे दिन हो हंगामे पर बाबूलाल मरांडी ने साफ कहा कि सत्ता पक्ष को सजग होने की दरकार है। मैं तो कहूँगा कि सत्ता पक्ष को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए और सीनियर को भी, लेकिन सत्ता पक्ष जब अपनी सीमा पार करते हैं और दूसरों से जब उम्मीद करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये शायद। नमाज कक्ष के मुद्दे पर तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। बीजेपी नमाज कक्ष के फैसले को वापस लेने की मांग पर अड़ी है। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है, इसीलिए वो ऐसे मामलों को तूल दे रही है। इनके पास मुद्दे विहीन भाजपा का क्या हो सकता है? इनका तो एक ही मुद्दा है, कोई दूसरा मुद्दा बताइए। आज तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी विधायकों ने सदन के भीतर ही जय श्री राम का नारा बुलंद कर दिया। करने दीजिए, चलिए। विपक्ष के हो हंगामे पर स्पीकर ने नाराजगी भी जताई। आपका हम मजाक का पत्र है। आसन आपका मजाक का पत्र है, मजाक का पत्र है आसन। स्पीकर का साफ कहना है कि जो परिपाटी चली आ रही है उसी का उन्होंने पालन किया, नया कुछ भी नहीं है। मैं इस विधानसभा में
जो नियम है, यहाँ का जो परिपाटी चली आ रही है, उसी परिपाटी का ही निर्वहन मैंने किया है। अगर वो जिन चीजों का मांग कर रहे हैं, अगर अपने समय में ये कर लिए होते तो हमारा कोई आपत्ति। दरअसल झारखंड विधानसभा भवन में नमाज अदा करने के लिए अलग कमरा अलॉट किया गया है, जिसे बीजेपी हेमंत सरकार की तुष्टीकरण नीति बता रही है और इसे दूसरे धर्मों की अनदेखी का आरोप लगा रही है। नमाज कक्ष का मामला अब झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि पब्लिक के पैसे से बने किसी भी भवन या परिसर को किसी खास धर्म के लिए नहीं दिया जा सकता। न्यूज 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा भवन में नमाज के लिए अलग से कमरा आवंटित किए जाने के आदेश का विरोध बीजेपी लगातार कर रही है। विरोध को लेकर बुधवार को बीजेपी अपने 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ झारखंड विधानसभा का घेराव करने जा रही है। रांची के सांसद संजय सेठ ने सीधा कहा कि आप नहीं तो स्पीकर कमरे को लेकर अपना फैसला वापस ले लें या फिर दूसरे धर्मों के लिए भी अलग अलग कमरा अलॉट हो। का मंदिर होता है, उस लोकतंत्र के मंदिर में नमाज पढ़ने के लिए आपने जगह अलॉट कर दी, माने मस्जिद के लिए। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी चीज है कि इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल 25,000 कार्यकर्ताओं के साथ हम सब उस झारखंड विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। ये बर्दाश्त के लायक नहीं है, मत बांटो। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। जामताड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दीपक प्रकाश ने राज्य में खनिज संपदा की लूट का आरोप लगाया और साथ ही सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप भी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना से लड़ने में राज्य सरकार फेल रही, झारखंड में सबसे ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी हुई। संपदा की तस्करी हो रही है, दारू का व्यवसाय में बिचौलियों का चल रहा है और कुल मिलाकर के परिवारवाद के आधार पर शासन की व्यवस्था इस राज्य में कायम है। तुष्टीकरण की नीति साफ दिख रही है। रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के दिग्गज नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया को संबोधित किया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा केंद्र सरकार पर बरसे और केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर फेल करार दिया। पहले तो हम इस बात का धन्यवाद करेंगे, 70 साल वाला जो उनकी बात थी, उन्होंने स्वयं अपनी बात की हवा निकालने का काम किया। दूसरे इस बात का भी हम धन्यवाद करेंगे कि जो हम कहते थे कि अर्थव्यवस्था की हवा निकल गई है, देश की अर्थव्यवस्था खोखली हो गई है, स्थिति बड़ी चिंतनीय है, उस बात को भी प्रमाणित किया है इस योजना ने। साहिबगंज की एमजीआर लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से खुलेआम कोयले की लूट हो रही है। जैसे ही रेलवे फाटक पर ट्रेन रुकती है, वैसे ही कोयला तस्करों का झुंड टूट पड़ता है। एमजीआर रेल लाइन पर कोयले से लदी मालगाड़ी खड़ी है और उस पर कोयला तस्करों का झुंड टूट पड़ा है। ये देखिए, एक एक डब्बे पर कितने सारे कोयले चोर सवार हो गए हैं। कोई बोरों में कोयला ठूसे जा रहा है तो कोई कोयले का ढेर बोगियों से नीचे गिरा रहा है, ताकि जब वहां से मालगाड़ी दूर चली जाए तो कोयले के उन टुकड़ों को वो बोरियों में भरकर ब्लैक मार्केट में बेच सके। ये तस्वीरें हैं रांगा थाना क्षेत्र के सिवा रेल फाटक की। जैसे ही रेलवे गुमटी के पास मालगाड़ी के पहियों पर ब्रेक लगा, कोयले तस्करों की फौज मालगाड़ी पर लदा काला हीरा लूटने के लिए दौड़ पड़ी। एक एक बोगी पर कई कई कोयला चोर चढ़ गए और उस पर लदा कोयला दोनों हाथों से बटोरने लगे। एक तरफ मालगाड़ी पर लदे कोयले पर खुलेआम डाका पड़ रहा है तो ठीक वहीं सामने रेलवे फाटक पर खड़ी मुसाफिरों की भीड़ सब कुछ चुपचाप देखती रही। ईसीएल के ललमटिया खदान से रोजाना कोयला लादकर ये मालगाड़ी एनटीपीसी के फरक्का प्लांट पहुंचाती है, लेकिन बीच रास्ते में जैसे ही ट्रेन के पहिए थमते हैं, वैसे ही कोयला लुटेरों की टोली उस मालगाड़ी पर धावा बोल देती है। जबकि मालगाड़ी की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ जवानों को तैनात किया जाता है, फिर भी सबकी मिलीभगत से खुलेआम कोयले की लूट होती रहती है। मिथिलेश सिंह, न्यूज 18, साहिबगंज। कोरोना की वजह से झारखंड में मंदिर बंद हैं। मंदिर खुलवाने को लेकर सियासत जारी और इन सबके बीच दुर्गा पूजा को लेकर सरकार की गाइडलाइंस का इंतजार है।
इसके जारी होने के बाद ही झारखंड में दुर्गा पूजा का रंग निर्धारित हो सकेगा। अगले महीने इसी 7 तारीख से देश भर में दुर्गा पूजा का त्योहार शुरू हो गया रहेगा, लेकिन झारखंड में आज की तारीख में भी असमंजस जैसे हालात हैं। वजह है पूजा को लेकर अब तक सरकारी गाइडलाइंस जारी नहीं किया जाना। ऊपर से पंडाल निर्माण के लिए भूमि पूजन की तारीख का योग सिर्फ 11 और 13 सितंबर को ही बन रहा है, क्योंकि उसके बाद पंचक लग जाएगा और पंचक में शुभ काम की मनाही होती है। ऐसे में गाइडलाइन नहीं आने से आयोजक, पंडाल निर्माता और मूर्तिकार के सामने कई दिक्कतें हैं। सरकार ने अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है और अब गाइडलाइन जारी, आपको हम बड़ा पंडाल बुक कर देवे या मूर्ति बुक कर देवे और सरकारी गाइडलाइन आ जावे कि इस बार भी आपको पूजा, मतलब पिछले बार के बनस्पत पूजा करना होगा, तो फिर तो पंडाल को हम लोगों को उसी तरह से बनाना पड़ेगा। भक्त लोग निर्णय लिए हैं कि 11 और 13 सितंबर को अच्छा दिन है, पंचांग में भी अच्छा दिन बता रहा है। उसके बाद फिर पंचक लगेगा, जो कि फिर हम लोग का अमावस्या आ जाएगा, पितृपक्ष आ जाएगा, तो उसमें सब ये सब काम नहीं होगा। दरअसल झारखंड सरकार की ओर से दुर्गा पूजा को लेकर अब तक गाइडलाइंस जारी नहीं किया गया है। गाइडलाइंस जारी नहीं होने की वजह से दिक्कतें ये है कि पूजा का स्वरूप अब तक निर्धारित नहीं किया जा सका है। पंडाल मूर्तियों के आकार पर अभी तक असमंजस की स्थिति है। दुर्गा पूजा के मेले को लेकर अब तक फैसला नहीं किया जा सका है। पंडालों के आसपास स्टॉलों को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। झारखंड गवर्नमेंट क्या कर रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। गाइडलाइन कहीं नहीं दिए। सारी पूजा कमेटी वो लोग तो मीटिंग करके कुछ एक तय किए, लेकिन अभी तक वो लोग डिसाइड नहीं कर पाया मूर्ति कितना बड़ा ले, पंडाल कितना ऊंचा करे। रांची, कोल्हान, कोयलांचल जैसे झारखंड के कई इलाकों में दुर्गा पूजा के पंडालों ने कोरोना से पहले तक कई बार सुर्खियां बटोरी है। पंडालों की भव्यता, मेले के आकर्षण को लेकर हालात प्रतियोगिता वाली होती है और पंडालों को भव्य बनाने की तैयारी महीने पहले शुरू हो जाती है। लेकिन आज की तारीख में हालात ये है कि राज्य में कहीं भी पंडालों का निर्माण शुरू नहीं किया जा सका है। जरूरत है कोरोना के हालातों पर समीक्षा करते हुए राज्य सरकार जल्द से जल्द पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी करे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।